नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधि शिक्षा में स्वागत करता हूं। अभिलेख हम पढ़ रहे थे, अभिलेख शिलालेख प्रशस्ति पत्र, ठीक है। तो उसके अंदर हमने काफी सारे पढ़ लिए हैं पहले। अब जो आज है हमारा, जो आज हमारा रहेगा वो रहेगा कौन सा? राज प्रशस्ति। कौन सा रहेगा? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति बात करें तो ये कब लिखी गई थी या कब बनाई गई थी? 1676 में। कब? 1676 में ये उत्कीर्ण की गई थी। कहां पर है? ध्यान से सुनना। ये है आपकी राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। यहाँ पे है एक मंदिर, ये मंदिर है यहाँ पे। कौन सा? ग्यवर माता का मंदिर। ध्यान से सुनना, 3-4 फैक्ट बता रहा हूँ इस एक के साथ ही। यहाँ पर है नवचौकी पोल, नवचौकी पाल, नवचौकी पाल, नवचौकी पाल। कौन सी? नवचौकी पाल। और यहाँ पर है एक, दो, तीन, चार, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, ठीक है। ये है आपकी राज प्रशस्ति, ये है राज प्रशस्ति, ठीक है। तो आपको इसकी जो एग्जिट लोकेशन है वो पता होनी चाहिए। राजसमंद झील के किनारे लगी हुई राज प्रशस्ति। 25 काली शिला। कितनी? 25 काली शिलाएं हैं। कितनी? 25 काली शिलाएं हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ठीक है। अब इसका उपनाम, उपनाम देखिए, उपनाम क्या है इसका? राज महाकाव्य प्रशस्ति। महाकाव्य उपनाम हो गया। 25 शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, और विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख है। इससे 100 साल पहले क्या हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी युद्ध। इसका जिक्र भी इसमें मिलेगा। कब हुआ था वो? 1576 में हुआ था ना। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। डेट याद रखने के बताया मैंने, 100 कम कर लेना 1576 के अंदर, ठीक है। या 100 प्लस करो तो इसकी डेट आ जाएगी, 100 कम करो तो हल्दी घाटी युद्ध की आ जाएगी। उपनाम इसका बता दिया मैंने, राज महाकाव्य प्रशस्ति। किस वजह से? 25 बड़ी शिलाओं की वजह से। किसकी वजह से? 25 बड़ी शिलाओं की वजह से, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी बात करें, जो इसका लेखक था, लेखक था रणछोड़ राय भट्ट। कौन सा? रणछोड़ राय भट्ट इसका लेखक है। इस 25 की बात करें तो उनमें से 21 शिला, जो 21 शिला पर उत्कीर्ण है, और अलग से तीन शिलाओं पे उत्कीर्ण करने का कार्य है, वो अलग अलग द्वारा किए गए। 25 था, उसको तो किया गया किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह के द्वारा। और 3 का किया गया है जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। राज सिंह का पुत्र है जय सिंह, उसके द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, 21 का किसने किया है? इंपोर्टेंट याद रखना, क्रम याद रखना इनका इंपोर्टेंट। 21 महाराजा राज सिंह ने, और 3 का किसने किया है? जय सिंह ने। किसने किया है? जय सिंह ने। अब देखिएगा, ये तो इसकी होगी सामान्य जानकारी। अब देखिएगा इसके अंदर मिलता क्या क्या, वो देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ मिलता है इसके अंदर, ठीक है। पहली जानकारी ये होगी हल्दी घाटी युद्ध वाली। कौन सी? हल्दी घाटी युद्ध वाली। पहली जानकारी क्या मिलती है? फर्स्ट,
हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी से मिलती है। कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 के अंदर। ठीक है। दूसरी जानकारी क्या मिलती है? दूसरी जानकारी देखना, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी यहां से मिलती है। और द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि, द्वितीय संधि करने वाले कौन थे? ध्यान रखना, मुगलों की ओर से था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। और मेवाड़ की ओर से जय सिंह। कौन था? जय सिंह। महाराजा राज सिंह का पुत्र था ये। कौन? महाराजा राज सिंह का पुत्र था। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि और द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये हुई कब कब थी? ये आपकी हुई थी 1615 के अंदर, ये हुई थी 1678 के अंदर। डेट इनकी ये रहेगी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट इसके अंदर ये मिलते हैं। पहला, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी। अगला मिलता है प्रथम मेवाड़ मुगल संधि के बारे में। किसके अंदर? मुगल मेवाड़ संधि के अंदर। ठीक है। और इंपॉर्टेंट तीसरा चौथा फैक्ट इसके अंदर मिलता है, राज सिंह जो कि हैं 12 वर्ष के, वह चारुमती जो है 18 वर्ष। राज सिंह, वही महाराणा राज सिंह। राज सिंह और चारुमती के विवाह का उल्लेख मिलता है। किसका? विवाह का उल्लेख। ठीक है। चारुमती, चारुमती का भाई है कौन? मान सिंह। कौन है? मान सिंह। और कहते हैं कि ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। कहां की? किशनगढ़ की। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिसका कि कहते हैं कि पूरे राजस्थान के आसपास के इलाकों के अंदर सौंदर्यता के अंदर प्रथम स्थान आता था। कह सकते हो कि बहुत खूबसूरत थी राजकुमारी। उस समय मुगल शासक होता है औरंगजेब। औरंगजेब मान सिंह से कह देता है कि भाई तेरी जो बहन है उसका विवाह मुझसे कराना होगा। मान सिंह मान जाता है। मान सिंह तो मान जाता है, लेकिन चारुमती वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती। किससे? वैष्णव संप्रदाय से। तो वो नहीं चाहती कि मैं किसी मुगल शासक से विवाह करूं। तो कई बार ये पत्र लिखती है किसको? राज सिंह को। लेकिन राज सिंह की आयु छोटी, इसकी आयु बड़ी। तो कई बार पत्र लिखती है लेकिन इसको जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन अंत में जब पता चलता है राज सिंह को, तो राज सिंह चारुमती को किशनगढ़ से ले आते हैं इसके पिता की मर्जी के बिना। ठीक है। चारुमती की इच्छा है, लेकिन इसके पिता की इच्छा नहीं है, इसके भाई की इच्छा नहीं है। तो चारुमती का कह सकते हो कि संरक्षण किसने किया था? राज सिंह ने किया था। किसने किया था? राज सिंह ने। इसी वजह से कह सकते हो कि राज सिंह को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े था। किस प्रकार? जैसे औरंगजेब का विरोध किया था राज सिंह ने, तो किस किस का विरोध किया था? पहला, जजिया कर जो औरंगजेब ने लगाया था उसका विरोध किया था। फिर ये चारुमती से विवाह करना चाहता था, इसका विरोध किया औरंगजेब का, और विवाह खुद ने कर दिया। किसने? राज सिंह ने। तो ये जानकारी इससे मिलती है। तो आपकी कौन सी? राज प्रशस्ति। कौन सी? राज प्रशस्ति। ठीक है। अब देखिएगा, अगली प्रशस्ति हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रशस्ति, या कह सकते हो जिसका नाम आता है राय प्रशस्ति। क्या आता है? राय प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति। किसकी? जूनागढ़ प्रशस्ति। ठीक है। अगली प्रशस्ति की बात करें, जूनागढ़ प्रशस्ति। कौन सी? जूनागढ़ प्रशस्ति या राय प्रशस्ति। कौन सी? राय प्रशस्ति, या कह सकते हो बीकानेर प्रशस्ति। कौन सी? बीकानेर प्रशस्ति। इसी का नाम है बीकानेर प्रशस्ति। ध्यान से सुनना, जूनागढ़, जूनागढ़ एक दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग मान सकते हो। देखिएगा, ये मान लिया आप जूनागढ़ दुर्ग है। क्या है? जूनागढ़ दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर के अंदर ही। कहाँ है? बीकानेर के अंदर ही। ठीक है। तो जूनागढ़ दुर्ग है, इसका जो पहला गेट है, ये पहला गेट है ना, ये मान लीजिए पहला गेट,
इस गेट को कहते हैं सूरज पोल। क्या कहते हैं? सूरज पोल। इस सूरज पोल के आगे आते ही एक गेट और है, यहाँ पे एक गेट और है। इस गेट को कहते हैं कर्णपोल। क्या कहते हैं? कर्णपोल। देखिएगा दो गेट है। पहला सूरज पोल। सूरज पोल के अंदर क्या है, जो सूरज पोल के पास में ही जो फत्ता और आपका जैमल, इन दोनों की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। क्या है? गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार प्रतिमा है। क्या है? हाथी पर सवार प्रतिमा है। अब जो आपकी ये कर्णपोल है, कर्णपोल के पास यहाँ पे एक प्रशस्ति है जिसे हम कहते हैं राय प्रशस्ति। क्या कहते हैं? राय प्रशस्ति, या कह सकते हो इसको ही जूनागढ़ प्रशस्ति। क्या कह सकते हो? जूनागढ़। तो एग्जिट लोकेशन आपको याद रखनी है, कर्णपोल के पास है, सूरज पोल के पास नहीं है। किसके पास? कर्णपोल पोल के पास है। ठीक है। अब इसका लेखक कौन है? लेखक है जैता, या इसी का नाम होता है ऐसा भी, जैता। ठीक है, जैता। अब इस प्रशस्ति की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? राय सिंह ने। किसने करवाया था? बीकानेर शासक राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया है? राय सिंह ने। उल्लेख किसका मिलता है? उल्लेख 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 मिलता है राय सिंह की विजयों का उल्लेख। किसका? राय सिंह की विजयों का। कहा जाता है कि राय सिंह ने कांधार व काबुल जीता। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसी राय प्रशस्ति में मिलता है। किसके बारे में? कि कांधार और काबुल जीता था। और एक उल्लेख मिलता है कि राय सिंह खुद क्या था? एक अच्छा, कह सकते हो, अच्छा शिल्पकार था, शिल्प कला में दक्ष था। क्या था? शिल्पकार, दक्ष शिल्पकार था। क्या था? एक दक्ष शिल्पकार था। कौन? राय सिंह। कौन? राय सिंह। ठीक है। अब इस जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी था करमचंद। कौन था? करमचंद। कौन था? करमचंद। तो जूनागढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी कर ली, साथ के अंदर इसके जो पोल है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हमने जानकारी कर ली है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हमने जानकारी कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बची आपके, वैसे देखो प्रशस्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में से इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है। अब देखिएगा एक लास्ट प्रशस्ति बताता हूं आपको। कौन सी? आमेर प्रशस्ति। कौन सी? आमेर प्रशस्ति। आमेर प्रशस्ति डेट याद रखनी है 1612 ईस्वी। कहां पे? 1612। और ये है कहां पे? आमेर दुर्ग में। कहां पे है? आमेर दुर्ग के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर उल्लेख किसका मिलता है, ये ध्यान रखना। उल्लेख के बारे में बात करें तो इसके उल्लेख मिलता है कि आमेर के जो शासक थे, जो आमेर के शासक हैं, देखिएगा जो आमेर के जो शासक हैं, आमेर के जो शासक हैं, इन्होंने अपने आप को रघुवंशीय तिलक कहा है। क्या कहा है? रघुवंशीय तिलक कहा है। क्या कहा है? रघुवंशीय तिलक। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना कि अपने आप को क्या मानते थे? भगवान राम का वंशज मानते थे। किसका? भगवान राम का वंशज मानते थे। यानी भगवान राम को अपना पूर्वज मानते थे। कौन? बीकानेर के शासक। अब इसके अंदर कितने शासकों का उल्लेख है? शासकों का उल्लेख किस किस का है? तो देखिएगा उल्लेख है इसके अंदर पृथ्वीराज कच्छावा से लेकर मिर्जा राजा मानसिंह तक। कहां तक? मिर्जा राजा मानसिंह तक। पृथ्वीराज कच्छावा से लेकर मिर्जा राजा मानसिंह तक का इसका उल्लेख है। ठीक है। अब और बात करें तो इसके अंदर कहा जाता है
कि जो जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण है, जमुआ रामगढ़ का निर्माण है, वो किसने करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह ने। मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका जिक्र मिलता है। किसका? कि मिर्जा राजा मान सिंह ने जमुआ रामगढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है। और उल्लेख मिलता है कि जो आपका जो आमेर है शिलालेख, इसे उल्लेख मिलता है, यानी जो प्रांतीय व्यवस्था थी, प्रांतीय व्यवस्था के अंदर जो प्रांत थे उनको निजाम कहा गया। क्या कहा गया है? निजाम। क्या कहा गया है? निजाम। यानी जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके अंदर प्रांतीय व्यवस्था के प्रांत को निजाम कहा गया। क्या कहा गया है? निजाम। प्रांतीय व्यवस्था के अंदर प्रांत को निजाम कहा गया है। ठीक है। और अगर बात करें इंपोर्टेंट बात की, तो इसके अंदर इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना, जहांगीर के शासनकाल की प्रशंसा की गई है। किसके? जहांगीर के शासनकाल की प्रशंसा की गई। किसके? जहांगीर के शासनकाल की प्रशंसा की गई है। ठीक है। तो ये आपके लगभग इसके अंदर इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने जिक्र कर लिए हैं। ठीक है। लगभग इंपोर्टेंट फैक्ट जिक्र कर लिए हैं। अब देखिएगा लास्ट के अंदर जितने भी अभिलेख हैं मैं बता दूं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। क्या बनते हैं? जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसके बारे में जिक्र कर लेंगे। किसके बारे में? महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है। अब देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यानी जो आपके जितने भी अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है लगभग की, वो आपकी संस्कृत मिलती है। क्या मिलती है? संस्कृत। कौन सी मिलती है? संस्कृत। केवल एक किसको छोड़ते? रणकपुर को। किसको छोड़ते? रणकपुर को। रणकपुर की क्या मिलती है? दो मिलती है। कौन सी? एक तो संस्कृत भी मिलती है, एक तो संस्कृत, और एक आपकी कौन सी मिलती है? नागरी। कौन सी मिलती है? नागरी। संस्कृत और नागरी दोनों मिलती है। किसकी? रणकपुर प्रशस्ति की। किसकी? रणकपुर प्रशस्ति की। अब रणकपुर की अलग हो गई। अब देखिएगा अगर बात करें राजस्थान के अंदर फारसी भाषा का शिलालेख, फारसी भाषा का शिलालेख, तो ये कहां पर मिला है? जो आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबद पर मिला है। कहां मिला है? गुंबद पर। कहां पर? गुंबद पर। 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबद पर मिला है। कहां पर? 2.5 दिन के झोंपड़े पे गुंबद पर। और इंपोर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं कि ताम्रपत्र के बारे में जिक्र हुआ है। किसके बारे में? ताम्रपत्र के बारे में। ताम्रपत्र के जिक्र की बात करें तो हाड़ी रानी कर्मावती। कौन? कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती ने जो यह गुंबद यहाँ लिख देता हूं, हाड़ी रानी कर्मावती के जोहर करने के बाद, हाड़ी रानी कर्मावती के जोहर करने के बाद ब्राह्मणों को, किसको? ब्राह्मणों को भूमिदान की बात उल्लेख मिलती है। किसकी? भूमिदान की बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और लगभग मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और एक दो फैक्ट बता देता हूं आपको। जो बाबुर अभिलेख की बात की थी, बाबुर अभिलेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसको ज्यादा है? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है। सबसे पढ़ने का श्रेय बाबुर शिलालेख कहाँ मिला था? बिज्जक की पहाड़ी पर। कहाँ मिला था? बिज्जक की पहाड़ी पर। लगभग मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं, तो कोई फैक्ट मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत अभिलेख
अब बता दूं आपको, अभिलेख के अंदर एक जानकारी और दे दूं, महत्वपूर्ण जानकारी। अभिलेख को हम और क्या कर सकते हैं? अभिलेख को हम कह सकते हैं सर्वाधिक, कह सकते हो कि सर्वाधिक सुरक्षित या सर्वाधिक स्वीकार्य मत, कह सकते हो अभिलेख को। इतिहास के बारे में सर्वाधिक स्वीकार्य मत अभिलेख का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अभिलेख है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते? संशोधन नहीं कर सकते। सर्वाधिक स्वीकार्य होते हैं कौन? अभिलेख। कौन? अभिलेख। क्योंकि क्या नहीं होता इनके अंदर? संशोधन नहीं होता। क्या नहीं होता? संशोधन। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा, मैं रफ कर दूंगा, लेकिन शिलाओं पे लिखा हुआ है, वो क्या नहीं होता? शिलालेखों को सबसे अच्छा स्रोत माना गया इतिहास का। किसको? शिलालेखों। क्योंकि क्या नहीं होता इनके अंदर? संशोधन नहीं होता। क्या नहीं होता? संशोधन। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास के अंदर जानकारी देने वाले सिक्कों की। किसकी बात करेंगे? सिक्कों की। अभिलेख कर लिए, सर्वप्रथम सभ्यता शुरुआत की थी, फिर अभिलेख, फिर बात करेंगे हम सिक्कों की। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।